वेलकम टू एसपी थ्री पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपी थ्री पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का रिवीजन क्लास, जिसमें हम चैप्टर वाइज रिवीजन करा रहे हैं, जिसमें हम सॉल्व करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर भी, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा और आप सभी के लिए मददगार भी रहेगा। दोस्तों फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना भी है, यानी कि जिन टॉपिकों से आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है प्रश्न, उन सभी का डिस्कशन होगा। जैसा कि आज ये आपकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने पहले चैप्टर यानी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस पर हमने चर्चा की थी, जिसमें मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन किया था। आज हमारा दूसरा क्लास होगा जो आपका फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, उसके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जो आपके 2022 के एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होगा आप सभी के लिए। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होता रहे। मेरे प्यारे मित्रों, ये क्लास आप सबके लिए महासंग्राम रिवीजन क्लास के नाम से जानी जाती है, जिसे मैंने कल स्टार्ट किया है और ये आज दूसरी क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। और ये क्लास न्यू एजुकेशन पॉलिसी के दौरान स्टार्ट की गई है, यानी कि आपके नए सिलेबस, जो आपका नया सिलेबस जारी हुआ है, यानी जो नया शिक्षा नीति आया है 2020 में, जो लागू हुआ है 2021 में जाकर के, उसी के तहत ये क्लास संचालित की जा रही है सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास की टाइमिंग चेंज हो चुकी है, जिसका आपको टाइम टेबल टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर नंबर 2, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें हमारा जो पहला महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो जाता है। क्या हो जाता है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया था, अगली क्लास में आप जा कर के देख सकते हैं। और जिनको भी समझ में ना आया हो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट, तो प्लेलिस्ट में जा कर के थ्योरी की क्लास हुई है, उसमें मैंने आपका बता दिया। ये क्लास रिवीजन मोड में केवल चलाई जाएगी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। वो कौन सा कॉन्सेप्ट था? सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया था। अब सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब सिंगल बॉन्ड हो तो इसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, जब डबल बॉन्ड हो तो इसे पाई बॉन्ड कहते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा और पाई बॉन्ड। शायद ये आपको पता भी हो, शायद ये आपको पता भी हो कि किस प्रकार से सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और अगर नहीं पता है तो आज की इस क्लास में पता चल जाएगा आपको। तो सबसे पहले आपको देखना है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बॉन्ड कैसे बनते हैं, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे बनता है। इसी में जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसी पर पूरी बेस है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही थी? शेयरिंग हो रही थी, जब हमने आपको बताया था अबाउ प्रिंसिपल। तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या हो रही थी? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी। दरअसल में इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। ठीक है, और ऑर्बिटल के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, तो आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, कक्षक क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में, तब आप आंसर क्या करेंगे? वह जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है उसे हम कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? कक्षक S, P, D और F,
कुल मिला के 4 प्रकार के कक्षक पाए जाते हैं। ठीक है, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने आखिर में बताया क्या? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया कि कैसे दो एटम आते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया कि कोई भी दो एटम हैं और वो आते हैं, उनके जो ऑर्बिटल हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं। इसी का कॉन्सेप्ट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया है। अब एक एक करके हम समझते हैं कि आखिर में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस पर बात करती है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो पूरी तरह ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पर बेस है। किस पर? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पर बेस है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर में ओवरलैपिंग क्या होती है। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि एटम जो ऑर्बिटल है, एटम के जो ऑर्बिटल हैं, जैसे कोई भी एटम है, मान लिया कि H2, ठीक है। अब इसमें जो ऑर्बिटल हैं वे आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एक दूसरे का नज़दीक जाते हैं और एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, घुस जाते हैं, यानी कि बहुत क्लोज आ जाते हैं। क्या होता है कि वो बहुत क्लोज आ जाते हैं, और जब वो बहुत क्लोज आ जाते हैं तो उनमें क्या होती है, तब उनमें ओवरलैपिंग हो जाती है, उनमें ओवरलैप करने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। जब ये, जैसे यहाँ पर मान लिया एक एटम है और यहाँ पर एक एटम है, ये दोनों एटम के ऑर्बिटल हैं, ठीक है। अब ये दोनों आपस में बहुत क्लोज आ जाते हैं, और जब क्लोज आ जाते हैं तो क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, और जब ओवरलैपिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इसी को कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसी को क्या कहते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए, होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आखिर में होता क्या है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में होता है कि मान लिया जैसे कोई भी एक एटम है, H2 मान लिया और N2 मान लिया। अब इनके 2 ऑर्बिटल हैं। अब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या करें, दोनों आपस में बहुत क्लोज आ जाएं, यानी कि बहुत क्लोज, एकदम सटीक आ जाएं, आमने सामने ऐसे आ जाएं। और जब आमने सामने हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी आपस में धंसने लगेंगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, जब ओवरलैपिंग होगी तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने लगेगी, और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम एक एक टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, पहला बात यह है कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है तब बनता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। एटम शुड कम्स वेरी क्लोज, यानी कि एटम जो होंगे वो बहुत क्लोज आएंगे। क्या आएंगे, बहुत क्लोज आ जाएंगे, आपस में एक दूसरे के साथ एकदम धंस जाएंगे, एकदम घुल जाएंगे, यानी हेड बाई हेड ओवरलैपिंग इसमें होगी। तो जब हेड बाई हेड ओवरलैपिंग होगी तब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है उसकी वो तब फॉर्मेट होता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है और जो एटम होते हैं वो बहुत क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट कहता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, दूसरी बात बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताता है कि ओनली हाफ फिलेड ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन आर ओवरलैपिंग। दूसरी बात यह है कि जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तब क्या होता था, एक एटम के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती थी। और दूसरी बात क्या बताता है, दूसरी बात बताता है कि ओनली हाफ फिलेड ऑर्बिटल, ओनली हाफ फिलेड ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन ओवरलैपिंग, यानी कि हाफ फिलेट ऑर्बिटल हो और इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन हो वो अपोजिट हो, यानी प्लस चार्ज और एक तरफ माइनस चार्ज हो, तब यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, और दूसरी बात है ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%, यानी 50% जो है ओवरलैपिंग कम होनी चाहिए। ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सटेंट आप ओवरलैपिंग डिसीजन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड लेंथ के आधार पर, बॉन्ड लेंथ के आधार पर जो है
क्या होगी, इनकी ओवरलैपिंग स्टार्ट होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगला जो आपका टॉपिक है वो है वैलेंस बॉन्ड की थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो अगला कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, यानी कि जो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के सापेक्ष में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के होगी। अब ओवरलैपिंग जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 2 प्रकार की ओवरलैपिंग पॉसिबल है। कौन कौन सी है? पहला है एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसे कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 2 प्रकार के ओवरलैपिंग पॉसिबल हैं। पहला है एक्सियल ओवरलैपिंग, इसे हम हेड ऑन ओवरलैपिंग के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है पैरेलल ओवरलैपिंग, जिसे साइड वाइज ओवरलैपिंग के नाम से भी जानते हैं। अब हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट बहुत ही थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछा जाना है, इसलिए आप लोग इसको तैयार करिएगा। चलिए अब हम एक्सियल ओवरलैपिंग देखते हैं कि क्या होता है एक्सियल ओवरलैपिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होता है? एक्सियल ओवरलैपिंग तब बनता है जब किसी भी परमाणु के ऑर्बिटल, कोई भी परमाणु हो और उसके ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे से आमने सामने सीधा ओवरलैपिंग करते हैं, तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। तब क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। कब बनता है? जब किसी परमाणु के ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे से आमने सामने यानी सीधा हेड बाई हेड ओवरलैपिंग करते हैं, तब सिग्मा बॉन्ड करता है। और किस प्रकार से, ये फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर होता है साइड हेड बाई हेड। देखिए इसे कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, जब जैसे मान लिया यहाँ पर H2 है और यहाँ पर Cl है, और अब यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी वो हेड बाई हेड ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, इसे हम एक्सियल ओवरलैपिंग के नाम से जानते हैं। चलिए अब अगली ओवरलैपिंग जो आपकी है पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग क्या है? जब किसी परमाणु के ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे से साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। क्या करते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, तब क्या बनता है? तब पाई बॉन्ड बनता है। तब पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? ऑन हेड ओवरलैपिंग। ऑन हेड ओवरलैपिंग जब होगी तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जब साइड बाई साइड ओवरलैपिंग होगी, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग जब होगी, ये आप देख सकते हैं कि इस साइड बाई साइड ओवरलैपिंग जब होगी तब क्या बनेगा? तब यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन को हम कब, इसे क्या कहते हैं? पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को किसने डिस्कवर किया था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी हिटलर एंड लंदन, 2 वैज्ञानिक थे, हिटलर एंड लंदन इन 1927 प्रपोज ए थ्योरी टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड विच इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हिटलर और लंदन ने 1927 में सहसंयोजक बंध की प्रकृति को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया था, जिसे संयोजी बंध सिद्धांत कहते हैं। संयोजी बंध सिद्धांत कहते हैं, जिसे हम बीबीटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बीबीटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था मेरे प्यारे दोस्तों? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? हिटलर और लंदन ने दिया था 1927 में। और किसके लिए दिया था? कोवैलेंट बॉन्ड की प्रकृति को समझने के लिए। कोवैलेंट बॉन्ड की प्रकृति को समझने के लिए दिया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया था कि साइलेंट फीचर ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस रूल। देखिए कुछ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ रूल थे जो निम्न प्रकार से हैं। इस रूल के अनुसार हम कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर फाइंड कर सकते थे। ठीक है, तो पहला रूल क्या है? पहला रूल है ए कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेड बाय द पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एटम। कंप्लीट ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबल ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस। यानी कि ये बता रहे हैं कि पहला जो इनका नियम कह रहा है, ये कह रहा है कि विभिन्न परमाणु जो ऑर्बिटल के आंशिक अतिव्यापन से
सहसंयोजक बंध द्वारा बनते हैं वो नाभिकों के बीच के प्रतिकर्षण होने के कारण पूर्ण अतिव्यापन संभव नहीं होता है। यानी कि जब भी कोई कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेट होता है तो उसमें पार्शियल ओवरलैपिंग जो होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के डिफरेंट एटम से होती है, ठीक है। और जब ये डिफरेंट एटम से होती है तो पूर्णतः ओवरलैपिंग जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। दूसरा इनका नियम ये कहता है कि द ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इनटू दिस कॉम्बिनेशन मस्ट बी हाफ फील्ड एंड बोथ शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि दूसरा जो इनका नियम है ये कहता है इस संयोग में जो भाग लेने वाले ऑर्बिटल होते हैं वो अर्धपूर्ण होने चाहिए, वो कंप्लीट यानी हाफ फिल्ड होना चाहिए, कंप्लीटली फिल नहीं होने चाहिए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। और दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, दोनों में क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि संयोजी बंध सिद्धांत के मुख्य लक्षण किस प्रकार से हैं? जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो प्रमुख लक्षण है वो पहला लक्षण तो आपको बताता है कि किसी भी परमाणु के ऑर्बिटल जो होंगे उनमें आंशिक ओवरलैपिंग सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है। दूसरा जो इसका नियम है वो कहता है कि इस संयोग में भाग लेने वाले ऑर्बिटल यानी कि द ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इस क्रिया में जो भाग लेने वाले ऑर्बिटल हैं वो अर्धपूर्ण होने चाहिए और दोनों अपोजिट स्पिन के साथ होने चाहिए, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तीसरा नियम इनका क्या कहता है? तीसरा इनका नियम जो है वो कहता है कि दोनों परमाणुओं यानी कि बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज टू फॉर्म ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज ऑक्यूपाई द बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी दोनों परमाणु ऑर्बिटल्स मिल करके एक आणविक ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक आणविक ऑर्बिटल बनाते हैं जिनमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ आ जाते हैं। क्या होता है कि उनमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। और अगला इनका जो अगला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो अगला टॉपिक है वो क्या कहता है? वो कहता है कि द टू इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑक्यूपाई ए बॉन्ड ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। देखिए जो इनका चौथी थ्योरी है, जो चौथी बात इन्होंने बताई है, जो इनका प्रमुख इम्पॉर्टेंट रूल है वो ये कहता है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में यानी कि जब दो इलेक्ट्रॉन बंध ऑर्बिटल में उपस्थित हों तो वो विपरीत चक्रण वाले होने चाहिए, यानी विपरीत स्पिन के होने चाहिए, ठीक है। अब अगला इनका पांचवा रूल क्या कहता है? नाउ ईच इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू बोथ द एटॉमिक न्यूक्लियर, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अब दोनों परमाणुओं के नाभिक से संबंधित होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? दोनों परमाणुओं के नाभिक से संबंध होता है। अब अगला जो इनका रूल है चौथा रूल यानी कि छठवां रूल जो इनका है, छठवां रूल इनका कहता है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ओवरलैपिंग देयर इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन बोथ द एटम। यानी कि इनका जो छठवां रूल है ये कहता है कि इससे अतिव्यापन से दोनों परमाणुओं के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इतना इनका कुल मिलाकर के 6 रूल था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो 6 कॉन्सेप्ट था उसको मैंने डिस्कस किया कि क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या आवश्यक है, इन सब की बात चर्चा होगी। अब आपको साथ ही साथ लिखना होता है आंसर में लिमिटेशन भी पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, राइट इट्स लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब क्या होती है? सीमाएं, ठीक है। तो इनके लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। तो लिखा है लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजी बंध सिद्धांत की सीमाएं। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट्स, यह सिद्धांत जो होता है निम्न तथ्यों को स्पष्ट नहीं कर पाया है। कौन कौन सा? पहला है इट डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड in which shared paired electron in the contributed of only one atoms, यानी कि यह उपसह संयोजक बंध इसके बनने को स्पष्ट नहीं कर पाया है जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल किसी एक परमाणु द्वारा दिया जाता है।
दूसरा इनका जो दूसरी बात है वो दूसरा यह है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, देखिए संयोजी बंध सिद्धांत की जो सीमाएं हैं उसमें आपको बताना ये रहता है कि इनमें कमियां क्या रह गई हैं और ये किन किन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये थ्योरी जो है वो पहला तो मैंने आपको बताया कि ये उपसहसंयोजक बंध के बनने को कैसे बनता है वो स्पष्टीकरण नहीं कर पाई। दूसरा इनकी थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द स्ट्रक्चर ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज O double bond O, which is indicate that all electron in the molecule are present in paired state. Hence, it should be diamagnetic. But O2 molecule is paramagnetic, which have two unpaired electrons. This theory does not explain the paramagnetic character of O2 molecule. मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें बताया गया है कि बताया गया था कि इस थ्योरी यानी कि सिद्धांत में, इस सिद्धांत के अनुसार O2 अणु की संरचना जो होती है वो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड O से हम प्रदर्शित करते हैं, जो यह दर्शाती है कि इस अणु में सभी इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं वो अयुग्मित अवस्था में है, अतः जो चुंबकीय होना चाहिए। इसलिए प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ कि O2 का जो अनुचुंबकीय है जिनमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। यह सिद्धांत जो है O2 अणु के अनुचुंबकीय गुण को स्पष्ट नहीं कर पाया है। ये बात स्पष्ट करनी थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अगला टॉपिक है हमारा आपबाउ प्रिंसिपल, आपबाउ का सिद्धांत। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज आपबाउ प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन द N+L रूल। आपबाउ प्रिंसिपल क्या है और N+L रूल को परिभाषित कीजिए या एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो बेसिकली आपबाउ प्रिंसिपल की मैंने एक विस्तृत क्लास आप लोगों को दे दी है और आप जा कर के प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख भी सकते हैं। दूसरी बात आपको इसमें ध्यान रखना है कि मैं इस क्लास में केवल फैक्चुअल चीज़ लेकर के चल रहा हूँ, केवल टॉपिक का डिस्कशन होगा रिवीजन मोड में। तो आपको आपबाउ प्रिंसिपल में इन 4 बातों का ध्यान रखना है और यही 4 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण। पहला पॉइंट ये है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सेल, यानी जो इनमें बेसिकली होगा वो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सब सेल में एनर्जी के आधार पर जो ऑर्बिटल होंगे वो फिल होंगे। दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, यानी कि जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करेगा। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा, ये देखना है। तीसरा आपका नियम है N+L रूल। तो N+L रूल की मदद से हम क्या फाइंड करते हैं? N+L रूल की मदद से हम किसी भी कक्षक की ऊर्जा को फाइंड करते हैं, किसी भी कक्षक की ऊर्जा स्तर हमें पता चलता है N+L रूल की सहायता से। अगला टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सबसेल। जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे आपबाउ प्रिंसिपल के अनुसार, जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम बेसिकली बात कर लेते हैं N+L रूल की। आखिर में N+L रूल क्या होता है? मेरे प्यारे दोस्तों, N+L रूल क्या है? तो N+L, N मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हम L की बात करें तो L मतलब क्या होता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब हमें देखना है कि N का मान क्या होता है, L का मान क्या होता है। तो N तो हो गया मुख्य क्वांटम संख्या और L का मान सभी कक्षक के लिए क्या होगा? सभी कक्षक के लिए क्या होगा? तो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। यानी कि हम बात कर रहे थे N+L रूल की, तो L का मान S के लिए 0 होगा, P का 1 होगा, D का 2 होगा और F का 3 होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको ध्यान रखनी है, जो एनर्जी होती है, जो किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L रूल के होती है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसी प्रकार से एग्ज़ाम में बताते हैं तो आपको एग्जामिनर अच्छे से नंबर देगा। बहुत ही सटीक ढंग से आपको आंसर राइटिंग करनी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली आपबाउ प्रिंसिपल पर
कि किस प्रकार से आपबाऊ प्रिंसिपल आया और बेसिकली इसमें होता क्या। अभी तो मैंने मेन फैक्चुअल चीज़ बताई है आपको। चलिए, तो आपबाऊ प्रिंसिपल आखिर में क्या है। द स्टेप वाइज प्लेसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज आपबाऊ प्रिंसिपल फ्रॉम जर्मन फेज बुल्ड अप एटम्स। आपबाऊ जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना या बनाना। इतनी बात समझ आ गई। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के नियम को हम क्या कहते हैं, आपबाऊ प्रिंसिपल कहते हैं, आपबाऊ नियम कहते हैं। किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की विधि को हम क्या कहते हैं, आपबाऊ प्रिंसिपल कहते हैं, आपबाऊ प्रिंसिपल कहते हैं। इतनी बात ध्यान में आ गई। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ये समझ लीजिए कि आपबाऊ प्रिंसिपल तैयार हो गया आपका। अब देखते हैं कि बेसिकली आपबाऊ प्रिंसिपल में होता क्या है। तो हमने देख लिया कि आपबाऊ एक जर्मन भाषा का शब्द है। दूसरी बात, इसका अर्थ होता है रचना करना, और इलेक्ट्रॉनिक किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की विधि को हम आपबाऊ प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान में आ गई। चलिए, अब देखते हैं, इन बिल्ड अप ऑफ एटम्स आपबाऊ इज फिलिंग इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल which is simultaneously adding the proton to the nucleus to balance them. Each electron occupies the most stable orbital available to the it. यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो निम्न ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटल में, निम्न ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ करके अन्य तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त किया जाता है। जैसे कि बात किया जाए हाइड्रोजन की, ठीक है। और परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ साथ जो उनके नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं उनमें क्या आ जाएगा, असंतुलन आ जाएगा। इस प्रकार से वो फिल होते हैं, ठीक है। अब हम बेसिकली बात कर लेते हैं कि आपबाऊ नियम जो है वो क्या डिफाइन करता है। तो आपबाऊ नियम ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे कम ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। और हमने आपको बताया N+L रूल क्या होता है और किस प्रकार से हम किसी भी कक्षक का ऊर्जा स्तर निकालेंगे, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो N+L रूल की मदद से हम निकालते हैं किसी भी कक्षक के ऊर्जा स्तर को। जैसे कि हम बात कर लें कि 1s की ऊर्जा स्तर ज़्यादा है कि 2s की, इसी के आधार पर 1s की ज़्यादा है कि 2s की ज़्यादा है, इन्हीं के आधार पर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो हम N+L रूल लगा दीजिए। N+L रूल लगाएंगे तो N का मान क्या होगा, L का मान S कक्षक के लिए 0 होता है। तो और N का मान कितना है, वहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या 1 है और 0, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। अगर 2s का हम चेक करें तो N का मान 2 हो गया और S के लिए 0, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो इसमें सबसे कम ऊर्जा किसकी है, सबसे कम ऊर्जा किसकी है, 1s की है। किसकी है, 1s की है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, 1s में फिल होगा। इसका तात्पर्य यह है, कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक की ऊर्जा सबसे कम होगी उसी में सबसे पहले प्रवेश करेगा और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होगा। चलिए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होगा वो Ns में जाएगा, 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर इसके बाद में 2p में जाएगा, 3s में जाएगा, उसके बाद में 3p में जाएगा और फिर 4s में जाएगा। एक कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। अभी तक आपने देखा कि सीरियल से sp-df चल रहा है। देखिए, s में कितने कक्षक होते हैं, एक, 1s में एक, 2s में, p में कितने कक्षक, 3, आपको पता है। अब हम देखते हैं कि 1s से 2s, 2p, 3s और 3p, तो इसके बाद में 3d होना चाहिए।
3D होना चाहिए ना, यहाँ पर लेकिन 4s लिखा है। तो कैसे पता चले कि हमें कि ये सही लिखा हुआ या गलत लिखा हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन पहले 3D में जाए, यानी कि 4s में जाएगा तब 3D में जाएगा, या पहले 4s में जाएगा, ये कैसे चेक करेंगे? ये n+l रूल की मदद से आप लोग तुरंत चेक कर लेंगे। और कैसे चेक करेंगे, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि ये बताइए कि आप हमें ये बताएं कि ऊर्जा जो है वो सबसे पहले किस में, इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले किस ऑर्बिटल में जाएगा, 4s में जाएगा या 3D में जाएगा, आपको चेक करना है। तो आप n+l रूल की मदद से फाइंड करते हैं। तो n का मान क्या है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस लगाया आपने, और s का मान l के लिए 0 होता है, आ गया कितना, 4 आ गया यहाँ पर। अब हम बात करते हैं 3D की। तो यहाँ n का मान कितना है, 3, और d के लिए n का मान कितना होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। d के लिए l का मान बेसिकली क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। क्या आ गया, 5 आ गया। तो ऊर्जा स्तर किसकी ज़्यादा है, ऊर्जा स्तर किसका ज़्यादा है, 5 का, और कम किसकी है, 4 का। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले 4s में जाएगा, फिर 3D में जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। 3D के बाद 4p और 4 के बाद 4s, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन श्रेणी यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस प्रकार से फिल होंगे। ठीक है, ये आपको फिगर दिया गया है, ये आपको PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लियर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा दिया गया है कि कोई भी ऑर्बिटल यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम लेवल आर फिल्ड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज द फाइंड मोर स्टेबल पोजीशन एस ऑर्बिटल ऑफ नेक्स्ट हाइपर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल इज रदर देन डी ऑर्बिटल सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल। यानी कि हम मुख्य क्वांटम स्तर से हमें कोई इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा के मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी भी मुख्य क्वांटम स्तर के ऑर्बिटल में अधिक मुख्य क्वांटम स्तर से सबसे जो अस्थाई ऑर्बिटल होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम अस्थाई होंगे। क्या होंगे, कम अस्थाई होंगे। इसीलिए जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में जब किसी भी मुख्य क्वांटम स्तर के s और p ऑर्बिटल पूरी तरह से फुल हो जाते हैं तब इलेक्ट्रॉन जो है सबसे अस्थाई स्थिति के अगले क्वांटम स्तर में जाता है। ठीक है, इतनी बात को आपको ध्यान रखना है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल में भी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में एटॉमिक ऑर्बिटल फिल 1s से 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, इस क्रम में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होंगे। ठीक है, तो हमने आपबाउ प्रिंसिपल को बेसिकली डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक जो होगा आपका वो है वेस्पर थ्योरी, जिसका डिस्कशन मैंने कर लिया था, लेकिन आज की इस क्लास में भी डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी, जिसका नाम है बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, जिसे हम बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण थ्योरी। ये थ्योरी जो है आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है, वेस्पर थ्योरी, और ये आपके सेक्शन सी में पूछी जाएगी, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इस पर भी मैंने विस्तृत आप लोग को वीडियो बना दी है, क्लास हो चुकी है, थ्योरी की क्लास में आप जाकर वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। चलिए रिवीजन मोड में आगे बढ़ते हैं। तो वेस्पर थ्योरी में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये थ्योरी किसने दिया था। तो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय R.J. Gillespie and R.S. Nyholm in 1957 and was given to account of geometry of covalent molecule। देखिए, इस सिद्धांत को गैलेस्पी तथा नाइमहोल ने 1957 में सर्वप्रथम किसी अणु की आकृति का निर्धारण करने के लिए एक सिद्धांत दिया था, जिसे संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत कहते हैं।
देखिए जो गैलेस्पी और नाइम-होल साहब ने थे, उन्होंने 1957 में किसी भी अणु की जो आकृति है, ठीक है, जो किसी भी अणु की आकृति है उसका निर्धारण करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया था जिसे हम वेस्पर थ्योरी के नाम से जानते हैं, या हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम किसी भी अणु की आकृति को ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वेस्पर थ्योरी हमें मॉलिक्यूल के शेप के बारे में बताती है। वेस्पर थ्योरी जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में हमें बताती है कि उसकी आकृति कैसी होगी। अगर हम बात कर लें हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण की, तो संकरण हमें क्या बताता है? किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताता है। संकरण क्या बताता है? किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताता है। तो आज की इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ संकरण फाइंड करने के लिए देखेंगे। जैसे बात करते हैं संकरण की, तो हम कैसे फाइंड करेंगे किसी भी संकरण किसी भी एटम की या किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी परमाणु का अगर आपको निकालना हो संकरण, तो किस प्रकार से निकालेंगे इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है। फार्मूला क्या है? फार्मूला यह है 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, यानी कि इस फार्मूले के आधार पर आप निकालेंगे संकरण। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें? आपको ध्यान रखना है फार्मूले में 1/2 ध्यान रखना है, फिर नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। जैसे हम बात कर लें CH4 की, तो सेंट्रल एटम कौन है? इसमें कार्बन है। तो इसमें आपको देखना है इसके आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो सेंट्रल एटम की संख्या प्लस अगर जैसे यहाँ पर CH4 दिया है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज भी लिया जाएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद ध्यान देना है आपको मोनोवैलेंट एटम। तो मोनोवैलेंट एटम क्या है इसकी बात कर लेते हैं। मोनोवैलेंट एटम क्या है? तो मोनोवैलेंट एटम की बात किया जाए तो जिसमें हमें बैलेंस सेल की बात करते हैं कि बैलेंस सेल में मोनोवैलेंट एटम ऐसा चीज़ है जिसके बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम बात कर लें मोनोवैलेंट एटम की इसका एग्जाम्पल क्या होंगे, तो इसके एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं ब्रोमाइड, क्लोराइड, हाइड्रोजन, आयोडीन। इनके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, और इनको हम मोनोवैलेंट एटम के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मोनोवैलेंट एटम के अनुसार, यानी किसी भी एटम को किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे संकरण की संख्या। तो मैंने मोनोवैलेंट एटम के बारे में बताया कि ऐसे एटम जिनके बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो वो मोनोवैलेंट एटम कहलाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हम ज्ञात करते हैं संकरण। जैसे कि हमने पहला मॉलिक्यूल ले लिया CH4 हमने ले लिया कि CH4 में संकरण संख्या क्या होगी। तो संकरण संख्या जो होगी वो पूर्णतः Z की वैल्यू पर निर्धारित होती है। तो मैंने आप लोग को जब फार्मूला बताया तो एक पॉइंट नहीं बताया, जो फार्मूला था वो था Z = 1/2 द नंबर ऑफ सेंट्रल एटम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है Z की वैल्यू। आपका जो संकरण है वो Z की वैल्यू पर निर्धारित करेगा, Z की वैल्यू पर ही डिपेंड करेगा। तो जैसे हम CH4 मॉलिक्यूल का निकाल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा भी। ठीक है, फार्मूला तो मैंने नोट ही करा दिया है, लेकिन फार्मूला का उपयोग कैसे करते हैं इसकी बात कर लेते हैं। जैसे CH4 में सेंट्रल एटम इसमें क्या है? C है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो इसके आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बेसिकली 4। अब हम किस प्रकार से निकालेंगे? जैसे Z की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे? तो 1/2 सेंट्रल एटम की संख्या 4 और मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन कितने हैं? 4। कुल मिला के कितना हो गया? 8 हो गया, यानी 1/2 × 8। तो यहाँ पर कितना आ गया? Z की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई।
ठीक है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि जब जेड की वैल्यू 4 आएगी तो इसका संकरण क्या होगा, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब जेड क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो जेड जो है वो किसी भी मालिक्यूल का सम होता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का, ठीक है। यानी जेड इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इतनी बात समझ में आ गई। अगला आपको ध्यान रखना है कि जब भी जेड की वैल्यू 4 अगर आती है, जब भी जेड की वैल्यू 4 आती है, तब जो संकरण होगा वो sp3 होगा और जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम जेड की वैल्यू पर देखते हैं किस प्रकार से हम हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण निकालेंगे। तो जेड की वैल्यू पर हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है। जैसे जब जेड की वैल्यू 2 आएगी तो जो संकरण होगा वो sp होगा। जेड की वैल्यू अगर 3 आती है तो संकरण क्या होगा, sp2 होगा। अगर 4 आ जाए तो sp3, 5 आ जाए तो sp3d, 6 आ जाए तो sp3d2, ठीक है। इतनी बात का ध्यान आपको रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और हम वेस्पर थ्योरी के रूल को फाइंड करते हैं कि इसका रूल जो क्या है। वेस्पर थ्योरी का रूल यह है कि द ज्योमेट्री ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि सहसंयोजक अणुओं की आकृति केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित बंध व एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति पर निर्भर करती है, ठीक है। इतनी बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम किस प्रकार से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री फाइंड करेंगे उसकी बात करते हैं। देखिए BeCl2 इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा। जेड की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1/2, 2 + 2, इसके सेंट्रल आइटम में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4, तो कुल मिला के कितना आया, जेड की वैल्यू 2 आ गया। 2 आएगा तो क्या होगा, संकरण sp होगा और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, लीनियर होगी। NH3 की बात करते हैं, sp3 होगा। NH3 यानी नाइट्रोजन की बात किया जाए तो नाइट्रोजन के सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सबसेल में बताइए जल्दी, कितने इलेक्ट्रॉन। चलिए एक बार फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का आप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए तो क्या होगा 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, कितने हैं जल्दी से बताइए आप। और मोनोवैलेंट एटम संख्या 3, ठीक है। तो इसमें कितना होगा कुल मिला के, यहाँ पर आ जाएगा 8, यानी कि 5 होता है। जब आप निकालेंगे नाइट्रोजन का मेरे प्यारे मित्रों, देखिए 1s2 2s2 2p4, तो यहाँ पर 1 दिया गया है यानी 4। तो कुल मिला के जो इसके आउटर मोस्ट सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो क्या होगी, 6 होगी। और यहाँ पर 3 दिया गया है तो यहाँ पर कुल मिला के 9 हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर संख्या जो आएगी वो 4 आएगी, ठीक है। NH3 मॉलिक्यूल का जो जेड की वैल्यू है वो 4 आ जाएगी। तो आपकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। अगर हम CH4 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो कार्बन का अगर निकालिए आप लोग, चलिए कार्बन का आप निकालिए एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल आइटम में 4, और जेड और मोनोवैलेंट एटम की संख्या 4, तो कुल मिला के 8 हो गया। 8 इसका मान आ गया। तो जेड इक्वल टू क्या होता है 1/2 और 8 4, यानी कि कुल मिलाकर कितना आया, 4 आ गया। जेड की जब वैल्यू जब भी 4 आ जाएगी तो आप संकरण क्या होगा उसमें, sp3 संकरण होगा और जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। अगर हम बात करें PCl5 मॉलिक्यूल की, PCl5 मॉलिक्यूल की अगर हमें निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे, इसके आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जल्दी से आप बताएंगे। इसके आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो जब जेड की वैल्यू 5 आएगी, देखिए यहाँ पर जेड की वैल्यू 5 आनी है, ये रॉन्ग हो गया था थोड़ा सा, यानी यहाँ पर जो है ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा। इसकी जो ज्योमेट्री है
वो होगी जो है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। क्या होगी? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगी। जेड की वैल्यू आप लोग निकालिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने आपको बता दिया फार्मूला। सेंट्रल एटम निकालेंगे तो पी का आपको ज्ञात करना है। पी का ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताइए। 5 आएगा। और क्लोरीन कितना है? 5 है मोनोवैलेंट एटम की संख्या, तो कुल मिलाकर 10 हो गया। और 2 पंचे 10, तो जेड की वैल्यू कुल मिलाकर कितनी आई? 5 आई। तो जेड की वैल्यू जब 5 आएगी तो ज्योमेट्री क्या होगी? जब जेड की वैल्यू 5 आए तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगी। और जब जेड की वैल्यू 5 आए तो जो संकरण होगा वो क्या होगा? sp3d संकरण होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इतनी बात ध्यान रखना है। ये यहाँ पर जो ज्योमेट्री है इसकी, ये होगी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ठीक है, PCl5 मालिक्यूल की। तो आपको किस प्रकार से किसी भी मालिक्यूल की संकरण निकालना है और ज्योमेट्री कैसे फाइंड करनी है, इसकी बात आपने कर ली। अब अगला रूल जो है हम देखते हैं, दूसरा रूल क्या है। तो दूसरा रूल जो इनका है, ये कह रहा है द मालिक्यूल विल हैव रेगुलर ज्योमेट्री इफ ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम कंटेन ओनली शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि केंद्रीय परमाणु के सभी संकरित कक्षकों में साझे के जो इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे उपस्थित होने पर उनके अणु की आकृति जो होगी वो नियमित होगी। ठीक है, इतनी बात हो चुकी। अब हम तीसरा रूल इनका क्या है इसको भी देख लेते हैं। तीसरा रूल जो इनका है, तीसरा जो इनका नियम है वो है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैविंग डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। यानी कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर के पास जो है डिफरेंट ऑर्डर का रिपल्सन होगा। 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला कौन है? बॉन्ड पेयर, और दूसरा लॉन पेयर। बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं? जैसे ये बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर किसे कहते हैं? जब यहाँ पर लॉन पेयर की संख्या बनेगी। तो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर आप समझ गए क्या है। अब हम देख लेते हैं कि जो देखिए लोन पेयर का जो रिपल्सन है वो सबसे अधिक होता है, उससे कम जो होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। और सबसे कम रिपल्सन किसमें होता है? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। सबसे अधिक लोन पेयर का, सबसे कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का। चलिए अगला हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हम बात कर लें, अगला जो इनका रूल है वो कहता है द बॉन्ड एंगल डिक्रीज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीज। यानी कि बॉन्ड एंगल घट जाएगा जब सेंट्रल एटम में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तब। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर देख लेते हैं, CH4 में नंबर ऑफ लोन पेयर यानी 0 है, तब बॉन्ड एंगल कितना है? 109.5 मिनट। अगला है NH3 मालिक्यूल, इसमें लोन पेयर की संख्या 1 हो गई तो बॉन्ड पेयर की संख्या क्या हो गई? तुरंत घट गई। H2O में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है। बॉन्ड एंगल क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए कि बेसिकली जो वेस्पर थ्योरी का रूल है वो कहता है कि जब बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगी, तब जब लोन पेयर की संख्या सेंट्रल एटम में क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। कि जितना ही अधिक लोन पेयर होगा उतना ही कम उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंगल होगी। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है संकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे कि संकरण क्या होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, किस प्रकार से पूछा जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिडाइजेशन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। संकरण किसे कहते हैं और निम्न अणुओं की संरचना आपको बतानी रहेगी, ज्योमेट्री आपको बतानी रहेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर बताना रहेगा। तो आप बताएंगे किस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। आप आंसर लिखेंगे द फेनोमेनन ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जी ऑफ फॉर्म द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एंट्री न्यू ऑर्बिटल ऑफ आइडेंटिकल शेप एंड एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि लगभग बराबर ऊर्जा वाले परमाणु ऑर्बिटल मिलकर के बराबर आकार वाले बराबर ऊर्जा के उतने ही नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनको हम संकरण कहते हैं। ठीक है, द न्यू ऑर्बिटल विच आर फॉर्मेड बाय हाइब्रिडाइजेशन आर कॉल्ड
ऑर्बिटल, संकरण द्वारा जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको हम संकरित ऑर्बिटल कहते हैं। देखिए संकरण की क्लास मैंने एक ले ली थी, किस प्रकार से संकरण आपको निकालना है, इन सभी बातों की चर्चा मैंने वेस्पर थ्योरी में भी कर दी है। तो आज मैं इनके टाइप्स को बताते हुए आगे बढ़ूंगा। ये रिवीजन मोड में आपकी क्लास संचालित हो रही है, आपको पता है। चलिए हम टाइप्स की बात करते हैं कि कितने प्रकार के जो होते हैं हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं, संकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो संकरण बेसिकली जो है कुल मिलाकर 6 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है sp संकरण, दूसरा है sp2, तीसरा है sp3 और चौथा है sp3d, पांचवा संकरण है sp3d2 और छठवां जो है sp3d3। मेरे प्यारे दोस्तों अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं कि sp संकरण कब बनता है, sp2 संकरण कब बनता है। देखिए हम बात कर रहे थे sp संकरण की। तो sp संकरण क्या है? When one s and one p orbital combine to form two hybrid orbital of equal energy, it is known as sp hybridization. The new hybrid orbital are formed are called hybrid orbital. For example, BeF2, BeCl2, C2H2, CO2 etc. यानी कि जब एक s और एक p ऑर्बिटल मिल करके, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिल करके क्या बनाते हैं, बराबर ऊर्जा के दो संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं, तो sp संकरण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में BeF2, BeCl2, C2H2 और Cu2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब आगे हम बात करते हैं आपका जो दूसरा टाइप है sp2 संकरण। क्या है sp2 संकरण में? होता क्या है कि जब एक s और दो p ऑर्बिटल मिल करके एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो उसे हम sp2 संकरण कहते हैं, और जो sp2 में नया संकरण बनता है उसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लें sp2 संकरण का, तो BF3, BeCl3, C2H4 और SO2। ठीक है, इसमें sp2 संकरण पाया जाएगा कि जब s और दो p ऑर्बिटल मिलकर के बराबर ऊर्जा के 3 संकरित ऑर्बिटल बना रहे थे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? sp2 संकरण प्राप्त हो रहा है। अगला हम बात करते हैं sp3 की। sp3 संकरण क्या होता है? तो जब when one s and 3p orbital combine to form 4 hybrid orbital of equal energy, it is known as sp3 hybridization। यानी कि जब एक s और 3p, एक s और 3p ऑर्बिटल मिल करके 4 संकरित ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? sp3 संकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए CH4, एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए CH4 NH3 SiH4 और SiF4 और H2O। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल हैं। इनमें क्या पाया जाता है? sp3 संकरण पाया जाता है। अगला बात करते हैं, अगला जो आपका संकरण है पांचवा संकरण क्या है? sp3d। sp3d संकरण क्या होता है? तो इसमें बेसिकली बात क्या होगी कि sp3d में d जुड़ गया तो इसमें 1s और 3p के साथ साथ एक d ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के जब कंबाइन होंगे तो sp3d संकरण बनेगा। यानी कि जब एक s और 3p और एक d ऑर्बिटल मिलकर के बराबर ऊर्जा के 5 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं तब वहां पर sp3d संकरण बनता है। जैसे कि हम PCl5 मॉलिक्यूल की बात करते हैं और PF5 मॉलिक्यूल की। अब किस प्रकार से निकालना है संकरण, इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था। चलिए इसकी बात एक बार थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। मैंने आपको बताया था, फार्मूला बताया था कि Z = 1/2 नंबर ऑफ सेंट्रल एटम बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस निगेटिव चार्ज और मोनोवैलेंट एटम। तो PCl5 मॉलिक्यूल में देखना है तो P के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, यानी 1/2। Z = 1/2 5 प्लस, और मोनोवैलेंट एटम की संख्या कितनी है? 5 है। तो कुल मिला के यहाँ पर कितना आया? 10, और यहाँ से 2 से काट दिए तो यहाँ पर आ गया 5। तो जब Z की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई, तो संकरण जो होगा वो क्या होगा? संकरण क्या होगा? sp3d होगा। ठीक है, तो
PCl5 मालिक्यूल की जो संकरण है वो क्या होगा, sp3d संकरण होगा। ठीक है, चलिए अब हम sp3d2 की बात करते हैं। क्या होता है, जब एक s और 3p ऑर्बिटल के साथ साथ 2d ऑर्बिटल कंबाइन होकर के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल आप इक्वल एनर्जी इज नोन एज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, एग्जाम्पल sf6। यानी जब एक s और 3p 2d ऑर्बिटल मिलकर के बराबर ऊर्जा के 6 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, sp3d2 संकरण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगला जो आपका लास्ट है 6 नंबर, वो है sp3d3 संकरण। जब एक s 3p और 3d ऑर्बिटल मिलकर के बराबर ऊर्जा के 7 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं तो इसे sp3d3 संकरण कहा जाता है, एग्जाम्पल IF7 मालिक्यूल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ली कि संकरण आखिर में क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में मैंने 3 टॉपिक को डिस्कस किया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आने वाला है। पहला था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी जिसे हम BBT के नाम से जानते हैं। अगला आपका टॉपिक था वेस्पर थ्योरी, जिसे हम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी के नाम से जानते हैं। अगला हमने डिस्कस किया हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। आज की क्लास में इन 3 टॉपिक का डिस्कशन किया। कल हम इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे सॉरी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन होंगे, और साथ ही साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसका डिस्कशन कल की क्लास में होगा आपके चैप्टर नंबर 2 यानी सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल से। दोस्तों, आज की ये क्लास यहीं पर संपन्न होती है। अगले क्लास में मिलते हैं, और अब आपकी क्लास जो है नियमित संचालित की जाएगी। थोड़ा सा हेल्थ इश्यू के कारण आपकी क्लास नहीं संचालित की जा रही है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रयास करूंगा कि आपके टेलीग्राम चैनल पर जो इम्पोर्टेंट PDF है उसको प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, जिनके सॉरी मित्रों, जिनके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आने हैं, MCQ टाइप प्रश्न आने हैं, आज मैं टेलीग्राम चैनल पर इम्पॉर्टेंट भेज दूंगा और चैप्टर वाइज चैप्टर MCQ क्वेश्चन भी भेज दूंगा। आंसर के साथ आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।